बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CSS-PMS गाइड में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं तैमूर उमर गुंदल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956। ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का जो 1956 में बना और थोड़ा अर्से ही चल सका। अनफॉर्चुनेटली ये आगे नहीं चल सका। रीजंस क्या थे वो देख लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस किस तरह चला, कौन कौन से ऐसे अवामल थे इसमें जो कार फरमा थे, कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ थे जो रिज़ॉल्व करने वाले थे और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में इफ़ेक्ट रखते थे जिनको एड्रेस करना ज़रूरी था। वो सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के हवाले से है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 वाला उसके मेन फीचर्स क्या थे और वो एक स्टेट को चलाने के लिए कौन कौन सी ऐसे रूल्स ऐसे असूल मुतय्यन करता था जो कि हमारी स्टेट को चलाने के लिए ज़रूरी थे। अगर देखा जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में 9 जनवरी 1956 को प्रेजेंट हुआ और उस पर भी कुछ डिस्कशंस हुई, कुछ उस पर जो पार्लियामेंट में क्वेश्चन आंसर और उसके बाद ये अप्रूव हुआ जनवरी 29 1956। इन्फोर्स ये हुआ 23 मार्च 1956 को और पाकिस्तान एक रिपब्लिक बन गया उस दिन इस्लामिक रिपब्लिक के नाम से। इसमें जो सब ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन थी हमारी पीछे हमने पढ़ा है उस टॉपिक को भी उसको भी डिस्कस किया है। वो इसके में एज अ प्रीएम्बल इंक्लूड की गई और इस कॉन्स्टिट्यूशन के 13 चैप्टर थे, 234 आर्टिकल्स थे और 6 शेड्यूल थे। ये जो आर्टिकल्स और चैप्टर वाला क्वेश्चन है ये आपका खासकर जो MCQs पोर्शन है उसके लिए ज़रूरी है और ये इन्फोर्स कब हुआ वो भी ज़रूरी है, प्रेजेंट कब हुआ, ये सारे क्वेश्चन आपके MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। और अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो इस पर क्लियर इम्पैक्ट था एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसको ही समझ लें कि मॉडिफाई किया गया था जो पहले इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसके बाद ये, तो ज़्यादातर चीज़ें उसी कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1956 था। अब हम देखते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स क्या थे, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो इसमें बयान की गई, जो कौन कौन से ऐसे रूल्स थे, कौन कौन से इसके मेन आर्टिकल्स थे जो कि चीज़ें डिस्कस करते थे। अगर सबसे पहले देखें तो ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, अनलाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अनरिटन फॉर्म में। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, रिटन फॉर्म में था। जैसे ऊपर डिस्कस किया कि 13 चैप्टर थे, 234 आर्टिकल्स थे और 6 शेड्यूल थे इसके। इसमें जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सजेस्ट किया गया वो पार्लियामेंट्री सिस्टम था। इसमें दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक पार्लियामेंट्री एक प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल आपके सिंपली अगर ये एक लंबा टॉपिक है फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। USA में जिस तरह प्रेसिडेंशियल चल रहा है हमारे पास इंडिया में या आप ब्रिटिश में या यहाँ पे ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें पार्लियामेंट मेन फंक्शन है पार्लियामेंट का। खैर ये एक अलग टॉपिक है, इसको फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम डिस्कस किया गया जिसमें एग्जेक्टिव जो अथॉरिटी थी वो प्रेसिडेंट के पास थी और प्रेसिडेंट ने जो काम करने थे वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करने थे। प्रेसिडेंट के लिए सजेस्ट किया गया कि उसकी एज 45 ईयर्स हो, मिनिमम एज 45 ईयर्स और वो मुस्लिम हो। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर के हवाले से अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर जो था वो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता था, वो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन वो आगे, लेकिन उसको प्रेसिडेंट जो है वो उसे रिमूव नहीं कर सकता था, उसके पास पावर नहीं थी जब तक कि वो उसके पास सपोर्ट थी नेशनल असम्बली की उसको। लेकिन प्रेसिडेंट उसके लिए ये कर सकता था कि वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से ये कह सकता था किसी वक्त भी कि वो अपनी सपोर्ट शो करे असम्बली से कि असम्बली उसे रखना भी चाहती है या नहीं, ये चीज़ थी। और इसी तरह वो प्राइम मिनिस्टर की एक कैबिनेट थी जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उस पर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल थी नेशनल असम्बली को। इसी तरह अगर इसमें पार्लियामेंट देखी जाए तो 1 हाउस पार्लियामेंट थी, जिस तरह अभी हमारी 2 हाउसेज हैं सेनेट और नेशनल असम्बली। उस वक्त सिर्फ एक नेशनल असम्बली सजेस्ट की गई जिसकी 300 सीट्स थी और इन 300 जनरल सीट्स के अलावा 10 सीट्स थी जो विमेन के लिए रिज़र्व की गई थी। ये हमारा था इसमें पार्लियामेंट का सिस्टम। जस्ट 1 हाउस था, 2 हाउस पार्ली बाई कैमरल नहीं थी, यूनी कैमरल थी इसमें। अब इसमें अगर देखें तो सिस्टम कौन सा सजेस्ट किया गया था, वो था हमारे पास फेडरल सिस्टम जिसमें 3 लिस्ट थी फेडरल सिस्टम में। एक
लिस्ट थी जो फेडरल लिस्ट थी, दूसरी लिस्ट थी प्रोविंशियल और तीसरी कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट थी जिस पे दोनों फेडरल और प्रोविंसेस दोनों लेजिस्लेशन कर सकते हैं। ये हम 18th अमेंडमेंट में इसको डिस्कस करेंगे कि ये कंकरेंट लिस्ट क्या थी, उसमें आगे जो टॉपिक आएगा उसमें चीज़ें देख लेंगे। और इसमें प्रोविंशियल स्ट्रक्चर भी ऐसे ही था जिस तरह अभी चल रहा है। एक गवर्नर था जो ऊपर हेड था प्रोविंस का, और उसके नीचे जो सिस्टम था चीफ मिनिस्टर था, और चीफ मिनिस्टर के साथ उसकी कैबिनेट और प्रोविंशियल असम्बली, ये चीज़ें सारी हमारे प्रोविंस जिस तरह भी चल रहे हैं कुछ ऐसा ही सिस्टम प्रोविंशियल था। ऊपर गवर्नर था लेकिन उसके पास थोड़ी सी अब की निस्बत पावर ज़्यादा थी उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि 1956 का था। तो ये हमारा था प्रोविंशियल स्ट्रक्चर, ऊपर पार्लियामेंट कैसी होगी और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। लेकिन इसमें एक चीज़ है, प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कोई ये चीज़ नहीं की गई थी कि वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। प्राइम मिनिस्टर के हवाले से इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी हमारे पास कोई ऐसा आर्टिकल नहीं था, कोई ऐसा सब सेक्शन सब आर्टिकल नहीं था, कोई ऐसी क्लाज नहीं थी। सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए था कि वो मुस्लिम होना ज़रूरी है। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास थी प्रोविज़न वो ये है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, यानी जुडिशरी पे किसी किस्म की कोई कदगन नहीं होगी। जुडिशरी फ्री होगी अपने जुडिशल मैटर को रिजॉल्व करने में। और जो है फेडरल लेवल पे फेडरल कोर्ट थी उसको करके सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कि फेडरल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट होगी, उसके नीचे प्रोविंशियल लेवल्स पे हाई कोर्ट्स होंगी, और नीचे जो उसके बाद नीचे जुडिशरी होगी उसके इंफीरियर जुडिशरी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, ये दिया गया था। और जो इंटरप्रेट था कॉन्स्टिट्यूशन को करना, उसका राइट वो सुपीरियर जुडिशरी के पास था। वो सुप्रीम कोर्ट और जो हायर कोर्ट्स थी उसको इंटरप्रेट कर सकती थी कॉन्स्टिट्यूशन को। और जो कोई कुछ डिस्प्यूट्स थे इसमें गवर्नमेंट्स के दरमियान, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान या फेडरल और प्रोविंसेस में, वो सुन सकते थे जुडिशरी, और उसके मुताबिक जो लीगल डिसीजन है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, उसके मुताबिक उसको रिजॉल्व कर सकते थे। इस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए। फंडामेंटल राइट्स अगर हम देखें तो जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था इस 1949, उसको पाकिस्तान सिग्नेटरी था। और इस हवाले से पाकिस्तान जो भी फंडामेंटल राइट्स थे वो जो भी उस के सिग्नेटरी हैं उन्होंने फंडामेंटल राइट्स अपने सिटीजन्स को देने होते हैं। वही चीज़ है कि फ़ंडामेंटल राइट्स उस कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूड किए गए थे। लेकिन फ़ंडामेंटल राइट्स के बारे में ये था कि ये सस्पेंड हो सकते हैं इन केस ऑफ एमरजेंसी। अगर कोई एमरजेंसी सिचुएशन है तो वहाँ पे ये सस्पेंड हो सकते हैं। इसी तरह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ थे। ये असल में जो पॉलिसी मेकिंग के लिए गाइडलाइंस थी, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, इसमें अगर देखा जाए जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी वो भी इसमें एज अ प्रीएम्बल शामिल की गई। दूसरे जो इसमें हमारे पास थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसमें थे कि इस्लामिक प्रैक्टिसेस के मुताबिक लाइफ, वेलफेयर ऑफ पॉपुलेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगी, और जो बेसिक नीड्स होंगी वो पूरी की जाएंगी। इस किस्म के ये सारे जो भी बेसिक राइट्स थे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बनाए गए। तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे। इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि इस्लामिक प्रोविजंस कौन सी थी, क्योंकि हमारे जो भी क्वेश्चन होता है अक्सर पाकिस्तान स्टडीज़ का, उसमें आ जाता है कि इस्लामिक प्रोविजंस का कंपैरिजन करें तीनों कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हम जब भी ये तीनों वीडियोस आएंगी उनमें तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के इस्लामिक प्रोविजन है उनको स्पेसिफिक फोकस करके उनको डिस्कस कर लेंगे तीनों वीडियोज़ में, ताकि अगर क्वेश्चन आता है तो आप वो अटैम्प्ट कर सकें। इस्लामिक प्रोविजन के हवाले से अगर देखा जो सबसे पहले थी वो था कि द नेम ऑफ कंट्री वाज द इस्लामिक रिपब्लिक। इसमें इस्लामिक रिपब्लिक नाम दिया गया कंट्री को। कंट्री का नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि थी बेसिक हमारा, उसको प्रीएम्बल में शामिल किया गया, वो प्रीएम्बल थी। दूसरी जो इस्लामिक क्लासेस थी वो अक्सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में थी इसके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो एज आ कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट शामिल, लेकिन वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कुछ शामिल की गई थी। इसमें था कि नो लॉ कैन बी मेड टू वायलेट इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड टीचिंग। इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स एंड टीचिंग है उनके अगेंस्ट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा जो उनको वायलेट करे। जो पहले से लॉ मौजूद हैं उनका वो कन्फर्मिटी इस्लाम के मुताबिक, इस्लामी टीचिंग के मुताबिक और इस्लामी जो असूल हैं उनके मुताबिक डाला जाएगा।
एक कमीशन बनाया गया जो कि एग्ज़ामिन करेगा उसको। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो एग्ज़ामिन करे तमाम लाज जो मौजूद हैं क्या वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक हैं या नहीं। अगर नहीं है तो उनको फिर इस्लाम के असूलों के मुताबिक लाना है। लेकिन इसमें ये एक चीज़ थी कि अगर कोई लाज इस्लामी है या नहीं है उसका जो अख्तियार था उसके वो डिसाइड करना वो नेशनल असम्बली का काम था। नेशनल असम्बली के पास उसकी पावर थी और ये जो मैटर था ये जुडिशरी के पास भी जा सकता था क्योंकि जुडिशरी जो इंटरप्रेट करती थी। अगर स्टेट रिलीजन के हवाले से देखा जाए तो इस्लाम को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया गया था। कोई स्टेट रिलीजन नहीं था। स्टेट का ये नहीं कहा गया था कि इस्लाम हमारा रिलीजन होगा इस कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो इस्लामिक हेरिटेज था उसको और मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट थे नोशन थे वो गवर्नेंस के उनको मिला के एक हाइब्रिड सा सिस्टम था। मॉडरेट पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट किया गया था हमारे जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक कि हमारा सिस्टम अच्छी तरह चलता रहे। तो ये था हमारा उसका इस्लामिक करैक्टर। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग देखें तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बना और 1958 में एब्रोगेट हो गया। 7 अक्टूबर 1958 को इसको एब्रोगेट कर दिया गया। सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ लगाया और अयूब खान ने इक़्तिदार संभाल लिया जो कि आर्मी चीफ थे। इसकी वर्किंग 23 मार्च 1956 टू 7 अक्टूबर 1958 है और ये इसी पीरियड है। ये डेट्स आपकी MCQs के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है, इनको ज़हन में रख लेना और देख लेना है। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उनके वीडियोज़ के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।